नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक मिनी सीरीज है जिसमें हम उत्तराखंड के एडवांस्ड क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को एग्जाम तक यहाँ पर कवर कर रहे हैं। एग्जाम स्पेशल हमारी ये सीरीज है। 2 क्लासेस हम इसकी अभी तक कवर कर चुके हैं जिसमें उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ और उत्तराखंड करंट अफेयर को भी हमने इसमें कवर किया। आज हम इसकी तीसरी वीडियो यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की हमारी क्लास को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इससे पहले की क्लासेस का लिंक आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, उत्तराखंड में विधायक निधि यानी LADF पूरा नाम क्या हुआ? लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, जिसे हम शॉर्ट भाषा में या आसान भाषा में विधायक निधि कहते हैं, के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं। विधायक निधि को लेकर के सवाल है। पहला, विधायक निधि की पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन है ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में आसानी हो। क्या ये सही है? ये वाला आपका गलत है। विधायक निधि का पहले काफी दुरुपयोग होता था। इसी को रोकने के लिए वर्ष 2022 में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना था जहां पर विधायक निधि की जो पूरी प्रोसेस थी वो ऑनलाइन कर दी गई थी। ऐसा करने वाला उत्तराखंड पूरे देश का पहला राज्य बना था। ठीक है। वर्तमान में प्रति विधायक वार्षिक निधि 5 करोड़ रुपए है। क्या ये सही है? तो वर्तमान में उत्तराखंड में विधायक निधि में एक साल में कितना पैसा मिलता है? 5 करोड़ रुपए, जिसका इस्तेमाल जो एरिया के विधायक होते हैं अलग अलग, वे अपने एरिया में विकास के लिए कर सकते हैं। तो ये सही है। 2024 के निर्देशों के अनुरूप महिला मंडलों को अब सीधे पैसा नहीं दिया जाएगा। क्या ये सही है? 2024 में कई सारे नए चेंजेस, नए सुधार इसमें किए गए, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो महिला मंडल या युवा मंडल होते हैं उनको अब डायरेक्ट पैसा नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट सामग्री दी जाएगी। ठीक है, ये भी सही है। विधायक निधि का राजस्व DM या DC के खाते में जमा होता है। ये भी आपका बिल्कुल सही है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसके अलावा जो जनता है वो भी पोर्टल एक बना हुआ है uttarakhand.mla.nic.in, वहां पर जाकर हर पैसे का हिसाब देख सकती है कि किस विधायक ने कितना खर्चा इस जो फंड मिला है उनको विधायक निधि इसमें से किया है और किस काम के लिए किया है। इसके अलावा हर कार्य जो भी काम विधायक निधि से होगा उसकी 3 फोटोएं वहां पर अपलोड करना भी अनिवार्य किया गया है सरकार के द्वारा। एक काम होने से पहले की, एक काम के दौरान की और एक काम होने के बाद की। तो ये विधायक निधि को लेकर के सवाल बन सकते हैं। हमने कुछ इंपॉर्टेंट कथनों को देखा। पूरी प्रक्रिया कैसी है? पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, ना कि ऑफलाइन। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चलिए देखते हैं कौन सा वाला सही है। जो डोडी ताल है, क्या यह टिहरी गढ़वाल में पड़ता है? गलत होगा। डोडी ताल हमारा उत्तरकाशी में पड़ता है। डोडी ताल कहां पर है? उत्तरकाशी में। ठीक है, 6 कोने वाला ताल। देवरिया ताल ये कहां पड़ता है? देवरिया ताल हमारा रुद्रप्रयाग में पड़ता है और ये आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। हरीश ताल, क्या ये चंपावत में पड़ता है? ये वाला आपका गलत यहां पर होगा। हरीश ताल जो है ये नैनीताल में पड़ता है। ठीक है। बेनीताल, क्या यह पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है? तो ये भी आपका गलत यहां पे होगा। ठीक है। बेनीताल पड़ता है चमोली जनपद में। सही वाला पूछा था, सही वाला है ऑप्शन बी, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग। कुछ और ताल है इंपॉर्टेंट, उनको नोट कर लीजिए। जैसे आपसे पूछा जाता है द्रौपदी ताल उत्तराखंड में कहां पर है? तो द्रौपदी ताल है टिहरी गढ़वाल में। ठीक है। दूनागिरी ताल या दूनागिरी ग्लेशियर चमोली में पड़ता है। द्रोण ताल की बात करें, द्रोण ताल हमारा उधम सिंह नगर में पड़ता है। और दुग्ध ताल की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। ठीक है। यूनेस्को भाषा एटलस के अनुसार उत्तराखंड की भाषाओं की श्रृंखला का कौन सा मिलान गलत है? देखिए, जो यूनेस्को का भाषा एटलस है इसके द्वारा दुनिया की अलग अलग भाषाओं के बारे में जानकारी दी गई। उसमें यह बताया गया कि कौन सी भाषा संकटग्रस्त है, कौन सी भाषा संकट में है, या कौन सी भाषा जो है अभी वो सुरक्षित है या असुरक्षित है। ये जो सर्वेक्षण था उसमें उत्तराखंड की कुछ लोक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया जिसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी ये सारी शामिल थी।
इसमें बंगाली भाषा भी है एक। क्या इसे अत्यधिक असुरक्षित माना गया, यानी गंभीर रूप से लुप्त प्राय? तो पहला आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा दूसरा है जौनसारी। जौनसारी को क्या संकटग्रस्त माना गया, लुप्तप्राय माना गया? ये भी सही है आपका। गढ़वाली कुमाऊनी को क्या सुरक्षित माना गया? क्या ये सही है? ये वाला आपका गलत होगा। गढ़वाली कुमाऊनी को असुरक्षित वर्ग में रखा गया, ठीक है, ना कि सुरक्षित। जो जद लोक भाषा है इसे संकटग्रस्त यानी लुप्तप्राय कैटेगरी में रखा गया। बेसिकली अगर कोई भाषा है उसको 3 पीढ़ी के लोग बोलते हैं, यानी दादा भी बोलते हैं, पिता भी बोलते हैं और उनके बच्चे भी बोल रहे हैं, तो उस भाषा को सुरक्षित भाषा माना जाता है, ठीक है। ये यूनेस्को का क्राइटेरिया है। कोई भाषा है जिसे केवल 2 पीढ़ी के लोग बोलते हैं, यानी दादा बोलते हैं, उनके बेटे यानी पिता बोलते हैं, तो केवल उस भाषा को क्या माना जाएगा? अगर 2 पीढ़ी बोल रही है तो संकट में माना जाएगा कि वो भाषा कैसी है, संकट में है या असुरक्षित है। और अगर कोई भाषा है जिसे केवल 1 पीढ़ी बोल रही है तो उस भाषा को गंभीर संकट के रूप में माना जाएगा, ठीक है। तो ये उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट भाषाएं थी। आपको पूछ लेगा कि गढ़वाली कुमाऊनी को किस वर्ग में रखा, सुरक्षित में रखा, असुरक्षित में रखा या अत्यधिक असुरक्षित रखा, तो असुरक्षित में रखा, ठीक है। अगला, मरोज पर्व के दौरान बोई दाऊज किसे कहा जाता है? जो मरोज पर्व है हमारा, किस इलाके में मनाया जाता है? मरोज पर्व जो है ये महासू क्षेत्र जो हमारा पड़ता है, महासू इलाका, जौनसार, रवाई का जो इलाका है वहां पर मनाया जाता है। इस दौरान एक चीज यहां पर होती है जिसे बोई दाऊज कहते हैं। ये क्या है? यह सगे संबंधियों को भोज पर आमंत्रित करने के दिन को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ठीक है। बेसिकली जो मरोज पर्व है इसमें काफी बड़ी संख्या में बकरों को काटा जाता है, उनके मांस को पारंपरिक तरीके से सूखा करके रख लिया जाता है, संरक्षित कर लिया जाता है, सुखा दिया जाता है, और फिर सारे परिवार वाले मिलकर के एक दिन को निश्चित करते हैं जिस दिन सारे साथ में बैठेंगे, और वो उस दिन को कहा जाता है बोई दाऊज। और जब वो सारे साथ बैठते हैं तो वही जो सूखा हुआ मांस है वो सबको परोसा जाता है। तो मरोज पर्व जौनसार क्षेत्र में आप मान सकते हैं, या जो हमारा महासू इलाका है, पूरा महासू क्षेत्र है, उस इलाके में ज्यादा इसे मनाया जाता है, ठीक है। सल्ट के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला, महात्मा गांधी ने सल्ट क्षेत्र के स्वाधीनता संग्राम में योगदान की प्रशंसा करते हुए इसे कुमाऊं की बारदोली की संज्ञा दी थी। क्या ये सही है? उत्तराखंड की बारदोली या कुमाऊं का बारदोली इसे ही कहा जाता है, सल्ट को, ठीक है। तो पहला सही है। और किसने कहा? महात्मा गांधी। दूसरा, 5 सितंबर 1942 को खुमाड़ में हुई जनसभा की अध्यक्षता पंडित गंगा दत्त शास्त्री ने करी थी। क्या ये सही है? जहां पर जो एसडीएम था वहां का जॉनसन, वो पहुंच जाता और गोलियां चला देता है, जिसमें कई सारे लोग शहीद होते हैं। टोटल 4 लोग, 2 लोग वहीं पर, 2 लोग कुछ दिनों के बाद। तो उस समय जो जनसभा चल रही थी वहां पर पंडित गंगादत्त शास्त्री अध्यक्षता कर रहे थे। क्या ये सही है? ये आपका बिल्कुल सही है। बेसिकली भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 19 अगस्त 1942 को सल्ट के ही नजदीक पड़ता है देघाट। तो देघाट में आंदोलनकारी जमा हुए, एसडीएम वहां पर जाता है, एसडीएम का विरोध होता है, और फिर एसडीएम जो जॉनसन था वो देघाट में गोलियां चलवा देता। इसे हम कहते हैं देघाट गोलीकांड। इस देघाट गोलीकांड के बाद जनता में आक्रोश और बढ़ता है। 5 सितंबर को खुमाड़ में सारी जनता एकत्रित होती है, जो जॉनसन था वो भी पहुंच जाता है और वहां पर जाकर के लोगों को हटने को कहता है, घर जाने को कहता है। लोग नहीं जाते तो वो सेना को आदेश कर देता है गोली चलाने के लिए। कहा जाता है कई सारे जो लोग थे वो उसी इलाके से सेना में भर्ती थे। वो लोग डायरेक्ट लोगों के ऊपर गोली नहीं चलाते, आसमान पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जॉनसन जब ये देखता है तो फिर वो खुद ही अपनी पिस्तौल निकालता है और भीड़ पर फायरिंग करता है, जिसमें जो 2 लोग थे, एक थे गंगाराम और एक थे खीमानंद देव, 2 सगे भाई, इनको गोली लगती है। वहीं पर ये शहीद हो जाते हैं। 2 और लोग चूड़ामणि और बहादुर सिंह मेहरा, वे घायल हो जाते हैं। 4 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ये था सल्ट गोली कांड पूरा। उस समय जब वो सभा चल रही थी सल्ट में या खुमाड़ में, तो कौन अध्यक्षता कर रहे थे? गंगादत्त शास्त्री। सही है आपका। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों आपके सही हैं। आज भी सल्ट क्षेत्र में 5 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां पर आपके तीनों कथन सही होंगे।
उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं। पहला, यह विधेयक राज्य में 15 वर्ष या उससे अधिक समय से निवास कर रहे नागरिकों के लिए विशिष्ट देवभूमि परिवार आईडी का प्रावधान करता है। क्या ये सही है? ये आपका सही है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने ऐसा एक विधेयक लेकर आए हैं जिसे कहा गया उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक 2026 के नाम से इसे यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक इसलिए लाया गया कि उत्तराखंड सरकार की जो योजनाएं हैं वो सही लाभार्थी तक पहुंचे, इसके लिए ये विधेयक लाया गया। इसके तहत वे नागरिक जो 15 साल या उससे ज्यादा समय से यहाँ पर रह रहे हैं उनको एक विशिष्ट आईडी दी जाएगी, देवभूमि परिवार आईडी। एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा, आइडेंटिफिकेशन कार्ड होगा, और जिन जिन लोगों के पास ये कार्ड होगा उन्हीं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। ठीक है। इस व्यवस्था के तहत महिला सशक्तिकरण हेतु परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को ही परिवार का मुखिया माना जाएगा। यह भी आपका बिल्कुल सही है। इसी विधेयक के अनुसार इसी में यह प्रावधान भी किया गया है कि हर परिवार की मुख्य महिला ही होगी और वो महिला जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की होगी। ठीक है। तो यहां पे पूछा है कौन सा सही है, दोनों आपके सही होंगे। देहरादून में प्रस्तावित देश के पहले एलिवेटेड EBRTS प्रोजेक्ट के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? देहरादून में देश का पहला एलिवेटेड बस प्रोजेक्ट यहां पर बन रहा है, जो कि देहरादून में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बेहतर बनाने के लिए है। ठीक है। इसको लेकर के 4 स्टेटमेंट हैं। देखिए, इसे भविष्य में हरिद्वार और ऋषिकेश से जोड़ने की योजना है। फिलहाल इसे देहरादून में बनाने की योजना है, जहां पर सड़क के ऊपर पिलर आधारित एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, और आगे योजना है कि भविष्य में इसको देहरादून से लेकर हरिद्वार ऋषिकेश तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये सही है। यह सड़क ऊपर पिलर आधारित एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, यह भी सही है। सड़क के ऊपर पिलर आधारित एक एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, यानी उठा हुआ कॉरिडोर होगा, सही है। यह मॉडल चीन के शियामेन शहर के मॉडल पर आधारित है, यह भी आपका सही है। ऐसा जो मॉडल है देश में पहली बार बन रहा है कि एक बसों के लिए या लोकल ट्रैफिक के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक एलिवेटेड रोड बनाई जाए। यह मॉडल जो है चीन के शियामेन शहर के मॉडल पर बेस्ड है। इसका पूर्ण रूप इलेक्ट्रिक बस रोड ट्रांसपोर्ट स्कीम है। क्या ये सही है हमारा? ये वाला आपका गलत होगा। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिक बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इसको कहते हैं, EBRTS। ठीक है। ये देश का पहला एलिवेटेड रोड होगा जो खासकर ई बसों के लिए होगा। उत्तराखंड की एक जेल एक प्रोडक्ट योजना के तहत कौन सा मिलान सही है? जैसे एक जिला एक योजना आपने देखी, एक जिला एक उत्पाद, ऐसे ही जेलों में जो कैदी बंद हैं उन कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन कैदियों को सुधारने के लिए, ताकि वो समाज में आ सकें वापस, एक और पहल का यहाँ पे शुरू करने का प्रयास किया गया, जिसका नाम है एक जेल एक प्रोडक्ट, जिसके माध्यम से हर एक जेल को एक विशेष प्रोडक्ट्स के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे कैदियों को और ज्यादा काम मिल सके। इसके लिए हरिद्वार और अल्मोड़ा दोनों जेल को किसके लिए चुना गया है? हरिद्वार और अल्मोड़ा की जो जेल है इनको बेकरी प्रोडक्ट्स के रूप में यहां पर बढ़ावा दिया जाएगा। यहां से मतलब बेकरी प्रोडक्ट्स ज्यादा आएंगे। तो इसका हो जाएगा ये वाला, पहले का 2। सितारगंज ओपन जेल जो है, सितारगंज की जो खुली जेल है, उसे किसके लिए चुना गया है? सितारगंज जेल को गौशाला के लिए चुना गया है। ठीक है। गौशाला के लिए भी चुना गया है और कच्ची घनी सरसों तेल के लिए भी चुना गया है। ठीक है। तो दूसरे का यहां पर होगा 1। सितारगंज और हरिद्वार, यहां पे हरिद्वार के साथ है सितारगंज, अल्मोड़ा के साथ होगा तो बेकरी का। यहां हरिद्वार और सितारगंज दोनों को मशरूम की खेती के लिए चुना गया है, यानी तीसरे का होगा 3। और रुड़की टिहरी जेलें जो हैं ये लॉन्ड्री मशीनों के लिए चुनी गई हैं। चौथे का हो जाएगा 4। तो आपका सही आंसर क्या बना? आपका सही आंसर बना 2 1 3 4 आपका सही आंसर है, जो कि कहां पर है? 2 1 3 4 ये रहा ऑप्शन डी। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS रैंकिंग 2025 में उत्तराखंड पुलिस का पूरे देश में कौन सा स्थान रहा? देखिए, एक रैंकिंग यहां पे जारी की गई ICJS 2.0। कौन जारी करता है? तो NCRB जो होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये इसको जारी करता है। इसने 2025 की रैंकिंग शुरू करी, जारी करी, और इसमें उत्तराखंड पुलिस को पूरे देश में पहला स्थान यहां पर मिला।
ऑप्शन ए सही आंसर होगा। उत्तराखंड पुलिस का जो इसमें स्कोर रहा काफी अच्छा रहा, 93.46 रहा, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा था। उत्तराखंड पुलिस के बाद हरियाणा पुलिस आती है 93.41% के साथ, 41 अंकों के साथ, और नंबर 3 पर असम पुलिस आती है 93.16 पॉइंट्स या अंकों के साथ। ठीक है, बजट 2026-27 के अनुसार उत्तराखंड सरकार के पास रुपए आने का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में हमने 2 से 3 क्लासेस कवर की हुई हैं। उसमें हमने देखा था रुपए आता कहां से है, रुपए जाता कहां से है। उत्तराखंड सरकार के सबसे बड़े 3 आय के स्रोत अगर हम बात करें, एक है खुद का कर राजस्व जो लगभग 28.85% है। दूसरा आता है, दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है लोक ऋण, यानी कि जो पब्लिक लोन यहां पर आता है वो है लगभग 24.04%। नंबर 3 है केंद्र की मदद, लगभग 20.5%, 20.5% के करीब। यहां पर आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा है हमारा स्वयं का कर राजस्व, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। रुपए सबसे ज्यादा जाता कहां पर है, अगर हम उसकी बात करें तो जहां पर पर्टिकुलर खर्च होता है, जैसे वेतन, भत्ते, मजदूरी, इसमें हमारा लगभग 25.5% जाता है, जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है, हालांकि सबसे ज्यादा हिस्सा अन्य चीजों में जाता है, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं है। तो जो स्पेसिफिक चीज है उसमें सबसे ज्यादा जाता है वेतन, भत्ते, मजदूरी आदि में। ठीक है, अगला, उत्तराखंड के किस जिले में देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय स्थित है? तो पहला जिला यहां पर पूछा है देश का, तो उत्तराखंड का वह जिला जिसमें देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय यानी मानचित्र कला संग्रहालय स्थित है। तो देखिए, ये जो संग्रहालय है ये बना हुआ है मसूरी के अंदर। ठीक है, वैसे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मसूरी हो जाएगा, लेकिन आपसे जिला पूछा है तो आप देहरादून को टिक कर लेंगे। हालांकि एग्जाम में यहां पे केवल स्थान पूछा जाएगा, एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जाएगी, तो मसूरी आंसर होगा। यहां पर भी मसूरी होना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि जिला पूछा है तो जिले के हिसाब से आप देहरादून को कह सकते हैं। ठीक है, मसूरी में जो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस है वहां पर, या उसी को देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, अगला, उत्तराखंड के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रेलवे स्टेशन रखने का प्रस्ताव है? तो कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद के नाम पे रखने का प्रस्ताव है? यह है टनकपुर रेलवे स्टेशन। अभी बदला नहीं गया है, प्रस्ताव है। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित दर्रों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम लगाएं। यहां पर 3 दर्रे आपको दिए गए हैं, नीति, थांगला, लिपुलेख, थांगला, नीति, लिपुलेख। 3 ही ऑप्शन यहां पर है, इनमें से एक है कोई नहीं। 2 ऑप्शंस में से आपने देखना है कौन सा पहले आएगा। इनके अगर आपको जनपद पता है तो आप आसानी से कर लेंगे। जो नीति दर्रा है ये कहां पड़ता है? नीति दर्रा पड़ता है चमोली जनपद में। जो थांगला दर्रा है ये पड़ता है उत्तरकाशी के अंदर। लिपुलेख पड़ता है पिथौरागढ़ के अंदर। उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी है थांगला। थांगला सबसे पहले आएगा, फिर आप चलेंगे दक्षिण की ओर तो चमोली, और उसके बाद आ जाएगा पिथौरागढ़। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उत्तराखंड के बुग्यालों के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? बुग्यालों को लेकर के बताना है कौन सा गलत है। पवाली कांठा बुग्याल क्या रुद्रप्रयाग में पड़ता है? यही आपका उत्तर है, क्योंकि यहां पर गलत दिया हुआ है। पवाली कांठा बुग्याल टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, ना कि रुद्रप्रयाग। पहला गलत है, यही आंसर है। दायरा बुग्याल क्या ये उत्तरकाशी में पड़ता है? बिल्कुल सही है। बेदनी बुग्याल चमोली में है, बिल्कुल सही है। खलिया टॉप बुग्याल पिथौरागढ़ में, बिल्कुल सही आपका होगा। उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख दर्रों के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें। उत्तरकाशी के कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, वो किस किस को जोड़ते हैं पर्टिकुलर आपने वो बताना है। सबसे पहला आपको दिया है श्रृंगकंठ दर्रा। श्रृंगकंठ दर्रा उत्तराखंड को यानी उत्तरकाशी को किसके साथ जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ता है, तो इसका होगा पहले का 2। ये उत्तरकाशी और हिमाचल को आपस में जोड़ता है, पहले का हो जाएगा 2। कालिंदी दर्रा उत्तराखंड के 2 सबसे बड़े जिलों को जोड़ता है, यानी उत्तरकाशी और चमोली, तो कालिंदी जोड़ता है इन दोनों को, दूसरे का होगा 3। थांगला दर्रा ये उत्तरकाशी को तिब्बत के साथ जोड़ता है, तीसरे का होगा 1, यानी कि 1। बरासू दर्रा ये हरकी-दून यानी उत्तरकाशी को हिमाचल से जोड़ता है, लेकिन पर्टिकुलर पूछा है हरकी-दून को किन्नौर घाटी से जोड़ने का काम करता है ये वाला दर्रा, यानी 4। 2, 3, 1, 4 आपका आंसर है जो यहां पर है, ऑप्शन ए। यमुना नदी के बारे में कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं। पहला,
यमुना नदी रामपुर मंडी के निकट राज्य से बाहर चली जाती है, क्या ये सही है? देखिए, यमुना नदी जो है रामपुर मंडी के नजदीक एक नदी के साथ संगम करती है, जिसको हम कहते हैं आसन नदी। सवाल आता है यमुना और आसन का संगम कहां पे होता है? रामपुर मंडी के नजदीक। रामपुर मंडी के बाद भी ये उत्तराखंड में बहती है और देहरादून में धालीपुर के बाद ये राज्य से बाहर जाती है, ना कि रामपुर मंडी के बाद। तो पहला आपका गलत है और गलत ही बताना था, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, यमुना रामपुर मंडी से बाहर नहीं जाती, धालीपुर से जाती है। पुरोला घाटी को कमल नदी की वरदान कहा जाता है। पुरोला घाटी जो है कमल नदी के तट पर है, जो यमुना की ही सहायक नदी है। ठीक है, यमुना को पुराणों में सूर्य की पुत्री और यम की बहन कहा गया है, यह भी सही है। यमुना नदी को या यमुना को सूर्य की पुत्री और यम की बहन कहते हैं। उत्तराखंड राज्य में यमुना की कुल लंबाई 136 किलोमीटर है, यह भी आपका सही होगा। पूरे देश में जो यमुना है इसकी लंबाई 1350 या 1360 किलोमीटर से ज्यादा है। कुछ जगहों पर 1376 है, कुछ जगहों पर 1384। ठीक है, उत्तराखंड में इसकी लंबाई कुल 176 है और उत्तराखंड से लेके प्रयागराज तक, जहां पर ये गंगा के साथ संगम करती है, वहां ये 1350 किलोमीटर से ज्यादा है। फूलों की घाटी के संदर्भ में अमेला या पॉलीगोनम क्या है? तो देखिए, फूलों की घाटी से भी कई सारे सवाल बनते हैं। फूलों की घाटी से संबंधित है अमेला या पॉलीगोनम। यह एक प्रकार का विनाशकारी खरपतवार है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। पॉलीगोनम जो यह खरपतवार एक ऐसा खरपतवार है जो फूलों की घाटी का जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो पूरा वहां का सिस्टम है, उसके लिए काफी बड़ा एक खतरा है, विनाशक बना हुआ है उसका। ठीक है, रुद्रप्रयाग में स्थित तुंगनाथ मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा वाला कथन सही है आपने बताना है। देखिए, यहां पर भगवान शिव के रौद्रमुख की पूजा होती है, क्या ये सही है? रौद्रमुख की पूजा यहां पे नहीं होती, यहां पर भगवान शिव के भुजाओं की पूजा होती है। पहला वाला गलत है। इसका निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है, यह भी गलत है। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। यह उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है, यह वाला सही है। जो तुंगनाथ मंदिर है हमारा रुद्रप्रयाग में पड़ता है। इस स्थान पर भगवान शिव के भुजाओं की यानी उनके बाहों की पूजा की जाती है और यह उत्तराखंड का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तुंगनाथ मंदिर किस पर्वत शिखर पर है? तो यह चंद्रशिला पर्वत शिखर पर स्थित है। ठीक है, शीतकाल में यहाँ की पूजा जोशीमठ में होती है, यह भी गलत है। शीतकाल में यहाँ की पूजा मक्खू मठ में होती है। ठीक है, फिर से सूची को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ विभिन्न जो जनजातियां हैं, उपजातियां, उनके नाम है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र। मारछा, जाड़, आप जानते हैं ये भोटिया जनजाति की उपजाति है। मारछा जनजाति कहाँ निवास करती है ज्यादा? मारछा जनजाति चमोली में निवास करती है। जाड़ भोटिया कहाँ करते हैं? उत्तरकाशी में। तो पहले का 2 है, दूसरे का 1 है। सलानी कहां पर बोली जाती है? सलानी तो यह है आपका टिहरी गढ़वाल। और राठी, यह राठ क्षेत्र कहां पर है? यह राठी जनजाति कहां पर है? पौड़ी के ऊपरी इलाकों में। तो तीसरे का होगा 3, चौथे का होगा 4। 2, 1, 3, 4 हमारा आंसर है जो यहां पर है। ठीक है, 2025 में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत किस स्थान व नदी में राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? इसको लेकर के भी सवाल ऑलरेडी बन चुका है पेपर में कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के दौरान रात में राफ्टिंग प्रतियोगिता कराई गई, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड बना था। ठीक है, यह जो प्रतियोगिता हुई थी फरवरी 2025 में होती है टनकपुर में शारदा नदी के ऊपर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके और करंट अफेयर के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे करने का प्रयास किया और अब हम हमारी एग्जाम स्पेशल क्लासेस में 3 क्लासेस को कवर कर चुके हैं। इसमें आपको मैं कोशिश करता हूं कि हर सेगमेंट के क्वेश्चन दे सकूं, उत्तराखंड हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के या यहाँ के सांस्कृतिक तत्व के, करंट अफेयर के, ताकि आपको लगे जिस भी टॉपिक में आप वीक हैं आप उसका रिवीजन एग्जाम से पहले कर सकें। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।